डियर स्टूडेंट, आज हम लोग आधुनिक भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गांधी युग के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जो चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे आप कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर दें या फिर कक्षा 12 का इतिहास का पेपर दें, दोनों कक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें भी गांधी जी से कम एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कक्षा 10 और 12 के एग्ज़ाम में, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम में, तो अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं महात्मा गांधी का अध्ययन। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन और उनके कुछ आंदोलनों का अध्ययन करेंगे, और बाकी जो आंदोलन बच जाएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो पोरबंदर जो है प्रेजेंट टाइम में गुजरात में, लेकिन जब गांधी जी का जन्म हुआ था तब यह ब्रिटिशों की एक छोटी सी कॉलोनी हुआ करती थी। और गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट में एक दीवान थे। और इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी का शादी जो है मात्र 14 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। ठीक। और गांधी जी के 4 पुत्र थे, जिनका नाम हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास है। यह गांधी जी के 4 पुत्र थे। उसके बाद गांधी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई वह इनके पैतृक गांव में हुई, यानी कि पोरबंदर में हुआ था। लेकिन जब गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई, उसके बाद गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। तो उस समय वकालत को बैरिस्टर कहा जाता था। ठीक। तो गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। और कब गए थे? 1888 ईस्वी में। उसके बाद 1891 ईस्वी में गांधी जी अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत वापस आ गए। और भारत वापस आने के बाद गांधी जी राजकोट में अपना वकालत का काम शुरू कर दिए, और कुछ वर्षों तक गांधी जी राजकोट में ही अपने वकालत का कार्य करते रहे। और इसके बाद क्या हुआ? 1893 ईस्वी में गांधी जी की मुलाकात एक व्यापारी अब्दुल्ला से हुई। यह जो व्यापारी अब्दुल्ला थे, इनका अफ्रीका में एक मिल था, और वहाँ पे इनको कुछ कानूनी समस्याएं हो गई थी। तो जो अब्दुल्ला थे वह गांधी जी से मिले और अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताया, और गांधी जी से यह आग्रह किया कि आप अफ्रीका में आइए और हमारा केस लड़िए। और गांधी जी ने उनके आग्रह, यानी कि उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, और वह उनका केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में कहाँ चले गए? अफ्रीका चले गए। जब गांधी जी अफ्रीका गए तो उनको बहुत ही ज़्यादा रंग भेद का सामना करना पड़ा, यानी कि वहाँ पे जो अंग्रेज रहते थे वह काले और गोरे में बहुत ज़्यादा फर्क करते थे। वहाँ के जो रहने वाले काले लोग थे उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे, या फिर यहाँ से जो भारतीय जाते थे उनके ऊपर भी अंग्रेज बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे। उसके बाद जब गांधी जी वहाँ ने बाबा अब्दुल्ला का केस, सॉरी, जो व्यापारी अब्दुल्ला है उनका केस लड़ा, फिर गांधी जी ने देखा यहाँ तो अंग्रेज बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं भारतीयों पे। तो गांधी जी सोचे कि अब मैं यहीं पे रहूँगा, यानी कि अफ्रीका में ही रहूँगा, और जितने भी भारतीय भाई बहन हैं उनको जो भी समस्या हो रही है उनकी समस्या को सॉल्व करूँगा। तो इसके लिए गांधी जी ने क्या किया? वहीं पे रह के सामाजिक कार्य और वकालत करने का फैसला लिया। इसके बाद गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। आइए अब हम समझते हैं ट्रेन कांड, यानी कि गांधी जी के साथ ट्रेन में ऐसी क्या घटना हुई थी जिसे हम ट्रेन कांड के नाम से जानते हैं। और यह जो घटना है गांधी जी के लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। तो हुआ क्या था? एक बार गांधी जी 1893 में ही साउथ अफ्रीका के पीटर मार्जिन वर्ग स्टेशन पर यात्रा करने के लिए गए, और गांधी जी फर्स्ट क्लास का टिकट लेके फर्स्ट क्लास डिब्बे में जाकर बैठ गए। और गांधी जी जैसे ही वहाँ बैठते हैं, वहाँ कुछ अंग्रेज पहले से बैठे रहते हैं। वह अंग्रेज क्या करते हैं? गांधी जी को उठा के ट्रेन से धक्का दे देते हैं, और कहते हैं इस डिब्बे में भारतीय और जो कुत्ते होते हैं उनका प्रवेश वर्जित है, यानी कि इसमें कोई भी भारतीय या फिर कोई भी कुत्ता अंदर नहीं आ सकता, केवल ये इस ट्रेन में अंग्रेज ही अंदर आ सकते हैं।
इस घटना से गांधी जी बहुत आहत होते हैं, ठीक, और इतना आहत होते हैं कि गांधी जी प्रण ले लेते हैं कि अब जिस तरह से अंग्रेज ने हमें डिब्बे से बाहर फेंका है, उसी तरह से अंग्रेजों को हम अपने देश से बाहर फेंक देंगे, ठीक। और फिर गांधी जी क्या करते हैं, उन लोगों के खिलाफ केस कर देते हैं, और बाद में जो ब्रिटिश सरकार रहती है, ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ता है और गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ती है। और यह जो नियम था कि भारतीय और कुत्ते फर्स्ट क्लास डिब्बे में यात्रा नहीं कर सकते, यह नियम अंग्रेजों को बदलना पड़ जाता है। उसके बाद क्या हुआ, 1904 में गांधी जी ने वहीं पर एक फिनिक्स फार्म की स्थापना की और वहाँ पे उन्होंने अपना खुद का एक पत्रिका प्रकाशित किया और उस पत्रिका का नाम रखा इंडियन ओपिनियन। इस पत्रिका में वहाँ पर भारतीय लोगों के साथ जो अत्याचार होता था या उनके साथ जो बदसलूकी की जाती थी, यह सब का प्रकाशन गांधी जी करते थे और वहाँ रह रहे लोगों के अंदर जागरूकता की भावना पैदा करते थे। इस पत्रिका का प्रकाशन बहुत सारी भाषाओं में हुआ, जैसे कि हिंदी में हुआ था, तमिल में हुआ था, तेलुगु में हुआ था, इन सारी भाषाओं में हुआ था, लेकिन इस पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं हो सका। उसके बाद गांधी जी द्वारा जोहानसन वर्ग में अपना प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया गया और 1909 ईस्वी में गांधी जी ने क्या किया, स्वराज हिंद पुस्तक लिखी और 1910 में टालस्टॉय फार्म की स्थापना किया। इसके बाद गांधी जी का मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ और गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मान लिया। गांधी जी ने यह निश्चय किया कि अब मुझे अपने देश वापस जाना चाहिए और अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो फाइनली 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आ गए और उन्होंने यह निश्चय किया कि अब मैं भारत में ही रहूंगा और भारत के लोगों के लिए आंदोलन करूंगा और भारत को आज़ादी दिलाने में सहयोग करूंगा, ठीक। तो जब गांधी जी अफ्रीका से लौटकर भारत आए और वह दोबारा अफ्रीका जाने का फैसला नहीं किए, तो इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह डेट याद रखिएगा आप लोग, यह आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि भारतीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद 1916 में गांधी जी टहलते घूमते पहुंच गए लखनऊ और लखनऊ में उन्होंने देखा कि वहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना अफ्रीका में किया था। तो गांधी जी सोचे यहाँ भी तो कांग्रेस है, तो काहे न चल के यहाँ पे भाग ले लिया जाए। तो गांधी जी अपने जीवन में प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया और किस जगह भाग लिया था, लखनऊ में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह अंबिका चंद मजूमदार कर रहे थे और इसी अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हो गई। और जो राजकुमार शुक्ल हैं वह गांधी जी के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे कि गांधी जी ने अफ्रीका में भारतीयों के लिए कितना काम किया था और कितना ज़्यादा आंदोलन किया था। इसीलिए राजकुमार शुक्ल जो हैं उन्होंने गांधी जी को 3 कठिया पद्धति के बारे में बताया और गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया। यह 3 कठिया प्रणाली क्या है, अभी इसको हम आगे आपको समझा देंगे। आइए अब देखते हैं आगे। 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती नदी के पास गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम के लिए जो धन है वह अम्बालाल साराभाई ने दिया था। फिर 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ चंपारण पहुंचे और वहां पर सफल सत्याग्रह किया और इस सत्याग्रह का नाम हमारा क्या था, चंपारण सत्याग्रह। और यह सत्याग्रह था क्या, अंग्रेजों ने 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया। यानी कि जब गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया, इसके बाद जो 3 कठिया पद्धति चलाई जा रही थी उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। यह आंदोलन नीलहे जमींदारों के विरुद्ध था। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था और इस आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आइए अब हम समझ लेते हैं कि यह जो 3 कठिया पद्धति थी यह थी क्या।
तो उस समय होता क्या था, जैसे कि किसी भी किसान के पास अगर 20 कट्ठा ज़मीन है, सपोज या 20 कट्ठा ज़मीन है, तो इसमें कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में अंग्रेज 3 कट्ठा ज़मीन फिक्स कर देते थे और किसानों से कहते थे कि इस 30 कट्ठा ज़मीन में हमारे लिए तुम नील की खेती करोगे। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद जर्मनी में औद्योगिकरण हुआ और वहाँ पे कृत्रिम नील की खोज हो गई और वह जो कृत्रिम नील था उसकी गुणवत्ता इस नील से काफ़ी ज़्यादा अधिक थी। फिर अंग्रेजों ने क्या, जमींदारों से यह कहलवाया कि अब यह 3 कट्ठा ज़मीन की हमको आवश्यकता नहीं है, यह किसान अपना ले सकते हैं। लेकिन जो भारतीय जमींदार थे वह बहुत ही लालची किस्म के थे। अंग्रेजों ने तो नील की खेती करवाना बंद कर दिया, लेकिन जो भारत के जमींदार थे वह यह 3 कट्ठा जमीन किसानों को वापस नहीं दे रहे थे। इस 3 कट्ठा जमीन के बदले वह किसान से क्या कर रहे थे, पैसे की डिमांड कर रहे थे और किसान जो है वह पैसे देने में सक्षम नहीं थे। इसीलिए गांधी जी ने क्या किया था, चंपारण सत्याग्रह किया था। बाद में यह सत्याग्रह सफल हो गया तो जमींदारों को मजबूरी में यह भूमि जो है वह किसानों को लौटानी पड़ गई। यह थी 3 कटिया पद्धति। आइए अब गांधी जी के कुछ और आंदोलन के बारे में समझते हैं। इसके बाद 1918 में ही गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और 1918 में एक और सत्याग्रह किया, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। तो सबसे पहले जो रूपरेखा तैयार हो रही थी वह खेड़ा सत्याग्रह के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन किसी कारणवश खेड़ा सत्याग्रह लेट हो गया और अहमदाबाद मिल मजदूर पहले हो गया। तो आइए हम पहले अहमदाबाद मिल मजदूर समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह समझेंगे। तो अहमदाबाद मिल मजदूर क्या था, यह मुख्य रूप से मिल में काम कर रहे मजदूरों के बोनस को लेकर था। यानी कि 1818 में जो अंग्रेजी कंपनियां थीं, जो मिल थे, उनमें बहुत ज़बरदस्त फायदा हुआ था। तो जो मिल के मजदूर थे वह अंग्रेजों से डिमांड कर रहे थे कि अंग्रेज उन्हें 30% का बोनस दें, लेकिन अंग्रेज जो थे वह भारतीयों को 30% बोनस नहीं देना चाहते थे, केवल 15% बोनस देना चाहते थे। इसलिए मिल मजदूर क्या हुआ, गांधी जी के पास गए और गांधी जी इस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग किया था और बाद में क्या हुआ, यह आंदोलन सफल हो गया और अंग्रेजों को मजदूर में जो भी मिल में मजदूर काम कर रहे थे उनको 30% बोनस देना पड़ा। और खेड़ा सत्याग्रह हमारा क्या था, यह जो किसान भाई थे अंग्रेज उनसे टैक्स लेना चाहते थे। यानी कि उस समय जो किसान थे उनकी फसल नुकसान हो गई थी, लेकिन अंग्रेज जो थे फिर भी उनसे टैक्स की डिमांड कर रहे थे कि आप जो टैक्स हमको देते हैं वह हमको टैक्स चाहिए, आपकी फसल हो या ना हो। तो गांधी जी ने क्या किया, इसके लिए भी आंदोलन किया और जो भी बढ़ा हुआ टैक्स था या फिर जो भी टैक्स लग रहा था उसको क्या कर दिया, गांधी जी ने माफ करवा दिया। और गांधी जी जो भी आंदोलन करते थे उनके 4 चरण होते थे। पहला हमारा सत्याग्रह, यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना, यानी कि आराम से किसी के पास गए और उनसे कहें आप मेरी बात मान लीजिए। तो यह गांधी जी का पहला चरण था। फिर अगर पहले चरण से बात नहीं बनती थी फिर गांधी जी क्या करते थे, भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे। ठीक, उसके बाद क्या करते थे, वह बहिष्कार करना शुरू कर देते थे और सबसे अंतिम उनका चरण क्या था, हड़ताल कर देना, यानी कि सब कुछ बंद कर देना। तो गांधी जी का जो भी आंदोलन था इन 4 चरणों में होता था।